नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट और सुपर टेट के हिसाब से अभी तक हम प्रश्न करा रहे थे। अब सी टेट को भी इसमें हम शामिल कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो प्रश्न देखे थे, साइड में आई बटन, पिछला वाला वीडियो, पिछला वाला मॉडल पेपर के जो प्रश्न है बाल विकास वाले, वो आपको मिल जाएंगे। वो 8वां वाला मॉडल पेपर हमारा कंप्लीट हो गया था। 9वां आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बाल विकास जो है उसके 30 प्रश्न हम जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एग्जाम के लिए ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसे जो है वो क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, या फिर सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, या फिर प्रशिक्षण स्थानांतरण, या फिर सीखना। यानी पूर्व ज्ञान आपने कहीं ले रखा है, कोई अनुभव ले रखा है, और नए प्रकार के सीखने में भी आपको वो हेल्प कर रहा है, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव यानी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो यही आपका सही होगा। एग्जाम्पल के ज़रिए भी मैंने आपको बताया था, जैसे आपको साइकिल चलाना आता है और उसके बाद आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो जो हैंडलिंग होती है ना, वो आपको ऑटोमेटिक पूर्व अनुभव से, पूर्व ज्ञान से ही आ जाती है। तो नए प्रकार के सीखने में वो हेल्प करती है। ऐसे ही जब आपको बाइक चलाना आता है, तो कार चलाने में भी आपको थोड़ा बहुत मुड़ाने में और रोड का अंदाज़ा लगाने में सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। तो सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण के अंतर्गत ये आता है। अगला इनमें से कौन-सा कथन सही जो है वो नहीं है, यानी गलत कथन आपको छाँटना है। पहला कह रहा है वंशानुक्रम माता-पिता से संतानों, जो संतान है उनमें गुणों का संचरण है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा आपका है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, तो आप कहेंगे कि ये आपका जो कथन है सत्य नहीं है, क्योंकि वंशानुक्रम व्यक्तियों की जन्मजात विशेषताओं का शोधन नहीं है, बल्कि पूर्ण योग है। ये पूछा भी गया है काफी बार, तो इस कथन को ध्यान रखिएगा। पूर्ण योग है, ना कि शोधन है। तो सी वाला आपका जो कथन है वो आपका गलत है, क्योंकि प्रश्न में गलत पूछा गया था। कौन सा कथन सही नहीं? बाकी डी वाला भी सही है कि माता-पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना क्या है? वंशानुक्रम है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो क्या होता है सीखने का पठार? जब सीखने की गति क्या हो, एकदम मंद हो जाए। एक तरीके से कहते हैं जब कभी-कभी तीव्रता नहीं होती है, कभी मंदता देखने को मिलती है, तो वही होता है सीखने का पठार। तो उसके निराकरण के लिए यानी उसको दूर करने के लिए क्या इनमें से नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये तो करना चाहिए, तो ये तो आपका सही है। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसे दंडित करना चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं, दंडित तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में यही कह रहा था कि क्या जो है वो नहीं करना चाहिए, तो उसे दंडित जो है वो करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल गलत है। उस उनके जो कारण है उसका अध्ययन करना चाहिए, तो ये भी आपका सही है। रीज़न आप पता लगाएँगे तभी आप दूर कर पाएँगे कि क्यों सीखने में पठार आ रहा है, तो ये भी आपका सही है। पर दंडित नहीं करना चाहिए। सीटेट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी दंडित टाइप से चीज़ आए, उस ऑप्शन को आप डायरेक्ट सीधे काट दीजिए। यदि प्रश्न में क्या पूछा गया हो, पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। जैसे कि अगर प्रश्न में नहीं लिख दिया गया, तब तो दंडित वाला ऑप्शन सही हो सकता है ना, क्योंकि प्रश्न में नहीं मतलब गलत कथन को छाँटना है। तो दंडित आपको कभी भी बच्चे को जो है वो नहीं करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं कि व्यवहारवादी किसने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ? फ्रीमैन ने, न्यूमैन ने, वॉटसन ने, या फिर होलजिंगर ने? बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं, तो ये कहा था वॉटसन ने। वॉटसन ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसकी वॉट लगा दूँगा। ऐसे थोड़ा-सा जोड़कर वॉट से आप याद रख सकते हैं। मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे वो बना सकता हूँ। तो आप कहेंगे वॉटसन ने जो कथन है वो दिया था। और वॉटसन ने ही मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को भी स्थापित किया था। 1913 में कोलंबिया में जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, उसको इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं कि प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो कौन है? थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कोहलर, पावलोव। बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन थॉर्नडाइक जो है वो सही होगा। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो थॉर्नडाइक थे, तो यही आपका सही हो जाएगा। और इनके प्रयोग के बारे में पहले ही जो है वो मैंने बता दिया था। छठा प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, इनकी जो पहचान है वो किसके द्वारा जो है वो की गई थी?
हिलगार्ड के द्वारा, स्टॉर्ट के द्वारा, हरलॉक के द्वारा या फिर पियाजे के द्वारा। ये चारों जो अवस्थाएँ हैं संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं, वो दी गई हैं जीन पियाजे के द्वारा। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 4 अवस्थाएँ, तो संवेदी पेशी वाली सबसे पहली वाली है, ये आपकी है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक जो है ये 2 से 7 वर्ष तक। स्थूल संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष तक और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से लेकर 15 वर्ष तक। तो इस टाइप से इनमें अलग-अलग जो विशेषताएँ हैं, उनसे जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। 7वाँ प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन-सा सीखने का नियम जो है वो नहीं है? इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया भी था। अभी आपने जो यूपी टेट की परीक्षा देखी, वहाँ पर ऑप्शन में एक अभिवृत्ति करके आया था ऑप्शन में, जो कि आपका सीखने के नियम में नहीं था, बाकी सभी थे। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए तो तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ऑप्शन जो है वो बदले हुए हैं, पर इसी टाइप का प्रश्न सेम पूछा गया था। आंसर की बात करते हैं तो सीखने के 3 मुख्य नियम होते हैं। एक आपका होता है तत्परता का नियम, एक आपका होता है अभ्यास का नियम और एक होता है प्रभाव का। तनाव का कोई नियम नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला ही सही होगा, क्योंकि नियम नहीं जो है वो पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने जो प्रयोग है वो अपना किस पर किया था? बिल्ली, कुत्ते, बंदर या चूहे पर? बताइए कौन सा सही होगा। बेहद ही आसान सा प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि जो अपना प्रयोग इन्होंने किया था वो कुत्ते पर किया था। पावलव से पाला जाता है, ये चीज मैंने आपको बताई भी है। पावलव में देखिए पा और ला आ रहा है, पाला इसको कुत्ते को, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और सिद्धांत इनका जो था वो 1904 में दिया गया था, क्योंकि 1904 में ही इनको जो लार है उस पर पाचन या पाचन ग्रंथि कह सकते हैं, उस पर इन्होंने शोध किया था, इनको पुरस्कार मिला था। बाकी आपको केवल 1904 जहाँ पर जो सन है उसको जरूर ध्यान में रखना है। पावलोव से संबंधित 9वां प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया, कोहलर ने किया, पावलोव ने किया या फिर वुडवर्थ ने किया? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि कोहलर आपका जो है सही होगा। सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो आपका कोफका जो है वो भी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक में आते हैं। मैक्स वर्दीमर जो हैं वो भी आते हैं। तो ये सभी आपको नाम पता होना चाहिए। और इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो चिंपैंजी पर किया था, जिसका नाम सुल्तान था। 10 प्रश्न है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक, मध्यमान, मध्यांक या फिर मानक विचलन? तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो जो सबसे अधिक बार आता है उसको हम कहते हैं बहुलक। तो बस आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कोई संख्या लिखी हो 2, 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, 3, 3, फिर 2। तो हम आपसे कहें कि इनमें से कौन सी संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा बार आई है, तो आप क्या कहेंगे? 3 सबसे ज़्यादा बार आया है। 2 और 3 जब 2 ही संख्या है तो उन्हीं में ही देखेंगे। तो मतलब वही है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वो होती है आपकी बहुलक, और वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई थी। 11 प्रश्न है कि मानसिक आयु का जो प्रत्यय है वो जो है वो किसने दिया था? विनय साइमन, स्टर्न, टर्मन या सिरिल बर्ड? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो विनय साइमन जो है इन्होंने दिया था मानसिक आयु का जो है वो प्रत्यय। इन्होंने बताया था कि कोई व्यक्ति जो है उसकी मानसिक आयु व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था है उसको बताती है। और 1905 आप सन ध्यान रखिएगा, 1905 में जो है बिने ने जो अपने सहयोगी थे जिनका नाम था साइमन, ये इनके सहयोगी थे, इनके साथ मिलकर पहला बुद्धि परीक्षण का जो है वो प्रतिपादन किया था। बाकी बुद्धि लब्धि का सूत्र तो आपको पता ही है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 ये होता है। कई बार क्या होता है मानसिक आयु वास्तविक आयु दे रखी होती है और बुद्धि लब्धि पूछ ली जाती है, तो आप फॉर्मूले में रखकर जो है वो निकाल सकते हैं। 12 प्रश्न कह रहा है क्रोध और भय जो है वो प्रकार हैं, अभिप्रेरणा के हैं, संवेग के हैं, परिकल्पना के हैं या मूल प्रवृत्ति के। अब देखिए मोटिवेशन तो क्रोध और भय से कहीं प्रकार से भी नहीं देखने को मिलेगा, तो ए ऑप्शन भी कट जाएगा। और परिकल्पना से दूर दूर तक संबंधित नहीं है। अब संवेग है या मूल प्रवृत्ति है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए जो 14 प्रकार के बांटे गए हैं संवेग, उनकी सभी की मूल प्रवृत्तियां। पहले भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन संवेग जो है सही हो जाएगा। क्रोध और जो भय है ये सभी क्या है? ये सभी संवेग हैं। और आपके घृणा संवेग है, करुणा संवेग है, आश्चर्य संवेग है, भूख संवेग है, स्वाभिमान संवेग है, मतलब इस टाइप से और भी आप याद रख सकते हैं। 13 प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाणी दोष जो है वो
नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, तो ये ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण वाणी दोष में आता है कि आप उच्चारण ही नहीं सही कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक प्रकार का वाणी दोष है। धीमी या तेज गति से बोलना, क्या ये किसी प्रकार के वाणी दोष में है? अगर मैं धीमे तरीके से बोलूँ तो भी कोई वाणी दोष नहीं है और तेज बोले तब भी नहीं, तो ये वाणी दोष नहीं है। हकलाना और तुतलाना वाणी दोष में आता है और तीव्र अस्पष्ट वाणी भी वाणी दोष में आता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में नहीं जो है वो पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम जो है वो किससे संबंधित है? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या फिर तत्परता से? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बिल्कुल तत्परता से जो है वो सही होगा। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम जो होता है, उसमें आपके तत्परता, प्रभाव और अभ्यास आता है। तत्परता का नियम क्या होता है? नियम कार्य करने के पूर्व अगर आप तत्पर हैं, तैयार हैं, तो उस पर बल देता है। अगर आप किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, तो उसे हम जल्दी सीख लेंगे। तत्परता में ये भी आप कह सकते हैं कि कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता जो है वो करती है। क्योंकि जब आप तत्पर हैं तो आपका ध्यान भी लगेगा, मन भी लगेगा। 15 प्रश्न कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं इनमें से कौन से हैं? अनुकरण, प्रशंसा और निंदा, प्रतियोगिता या फिर सभी? तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सभी हो जाएँगे। देखिए सीखने की प्रक्रिया को क्या अनुकरण नहीं प्रभावित करेगा? प्रशंसा बहुत प्रभावित करती है, निंदा भी प्रभावित करती है, प्रतियोगिताएँ भी प्रभावित करेंगी। तो जब आपको अनुकरण नहीं भी लग रहा हो तो ये दोनों जब सही है तो बाकी भी सही हो जाएगा। अनुकरण क्या होता है? ये देखते हैं ना छोटे बच्चे सहसावस्था के लिए अनुकरण वर्ड यूज़ किया जाता है। बच्चे क्या करते हैं? नकल करके चीज़ों को सीख लेते हैं। वो वही है आपका अनुकरण। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर ये सभी सही होगा। बाकी और भी चीज़ें आपकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, जैसे कि सीखने की इच्छा हो गया, सीखने की विधि कैसी है वो प्रभावित करती है। आनुवंशिकता भी प्रभावित करेगा, वातावरण भी प्रभावित करेगा, प्रशिक्षण जो है वो आपका प्रभावित करेगा। 16 प्रश्न है कि शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं, वो किस पर बेस्ड होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं या फिर संज्ञानात्मक होते हैं या फिर संवेगात्मक होते हैं? तो बताइए कौन-सा जो है वो सही होगा? इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। सीटेट के इसमें जो प्रश्न हैं, आप देख रहे होंगे थोड़े से जो थ्योरी बेस्ड हैं वो लास्ट में और इसमें शामिल होंगे। वैसे अधिकतर सीटेट में आपको सिचुएशन बेस्ड ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं प्रश्न, जिसमें आपको क्या करना होता है, जिसमें आपको ये देखना होता है कि बच्चे को किसी भी प्रकार से बस चोट जो है वो ना पहुँचे। उसके हम ट्रिक्स भी देखेंगे। आंसर की बात करते हैं, आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक जो है आपका सही होगा। एक अलग से वीडियो में हम सारे जो नेगेटिव वर्ड हैं, अगर वो आपको देखें वो अलग से हम आपको बता देंगे, अगर वो देखने को कहीं मिले, तो आप समझ जाइए कि ये आंसर नहीं होगा, उसको हम अलग से जो है आपको बता देंगे। अगला देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सृजनात्मकता से संबंधित जो है वो नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या फिर उपयोगिता? बताइए कौन-सा सही होगा? तो इनमें से कौन सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी जो है उससे संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता कौन-सा सही होगा? आप कहेंगे कि मौलिकता क्या होता है? मौलिकता मतलब होता है नवीनता, किसी चीज़ को करना और उसमें नवीन चीज़ों को शामिल करना या नवीन तरीके से सोचना, तो सीधे-सीधे सृजनात्मकता से संबंधित है, तो ये तो ऑप्शन सही है। प्रवाह भी आपका हो जाएगा और मितव्ययिता, मितव्ययिता मतलब होता है कंजूसी। क्या कंजूसी किसी प्रकार से सृजनात्मकता से संबंधित है? तो आप कहेंगे नहीं, सी वाला ऑप्शन आपका जो है वो नहीं सही है। बाकी उपयोगिता भी जो है वो आपका आ जाएगा सृजनात्मकता में। सृजनात्मकता का तात्पर्य क्या होता है? नए विचार, नए उत्पाद का जो है निर्माण करना, उत्पन्न करना या जिसमें मौलिकता हो, प्रवाह हो, उपयोगिता हो, ये सारी चीज़ें हो, मतलब ये सभी गुण हैं, बाकी मितव्ययिता नहीं है। 18 प्रश्न है कि मूल्य के वर्गीकरण जो है, इसमें सम्मिलित कौन जो है वो नहीं है? आध्यात्मिक मूल्य, तो बताइए मूल्य के वर्गीकरण में कौन सम्मिलित नहीं है? आध्यात्मिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य आप कहेंगे कि इसमें जो है सम्मिलित आ जाएगा। येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य जो है, ये इसमें जो है वो नहीं आएगा। मूल्य का तात्पर्य होता है मानव जीवन के वे सकारात्मक जुड़ गुण जो क्या करें, लोगों को प्रभावित करें। जैसे आध्यात्मिक हो गया, नैतिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, क्योंकि ये सभी प्रभावित करते हैं, तो ये सभी आपके हो जाएँगे। पर येन केन प्रकारेण धनार्जन जो है, ये कहेंगे आप अनैतिक में आएगा, तो ये वाला बी वाला ऑप्शन
मूल्य के वर्गीकरण में नहीं आएगा, जबकि ये एक दोष में आएगा, ऐसे भी आप इसे जो है वो कह सकते हैं। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट, सिगमंड फ्राइड, पावलव या वॉटसन? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर डब्ल्यू वुंट जो है वो सही होगा। सन आपको याद रखना है इसका 1879। जगह आपको याद रखनी है जर्मनी, और जर्मनी के अंतर्गत लिप्जिंग शहर जो है नाम है। तो लिप्जिंग जर्मनी में है। तो वहां पर आपका प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो है खोली गई थी 1879 में। किसके द्वारा? डब्ल्यू वुंट के द्वारा। 20 प्रश्न है, सीखी हुई बात को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? कल्पना कहते हैं, स्मृति कहते हैं, विस्मृति कहते हैं या फिर ध्यान कहते हैं? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो कोई चीज आप सीख गए हैं और फिर भूल जाए, याद ना कर पाए, पुनः स्मरण जो है वो करने की असफलता मतलब याद ना कर पाए, तो उसे हम कहते हैं विस्मृति, यानी कि स्मृति से गायब हो जाना। अगला है 21 प्रश्न आपका कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है? उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता जो हैं और मित्र जो हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए? तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को। आंसर की बात करते हैं, सी वाला सही होगा, क्या कि कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है वो न्यून दृष्टि वाला है। अब जब आप ऑडियो सीडी यूज करेंगे तो उससे सुन सकेगा। अब सुनकर जो भी उसकी दृष्टि क्षमता है उसका जो अभाव होगा वो चीज उसे फील नहीं होगी, तो उससे अधिगम पर आप कहेंगे निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 22 प्रश्न है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, नियमीकरण इनमें से किस विधि के जो है वो सोपान है? तो आंसर की बात करते हैं, निगमन, आगमन, अंतर्दर्शन या बहिर्दर्शन में से आप कहेंगे ये जो उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, नियमीकरण ये सभी सोपान जो है आपके आगमन विधि में जो है वो आते हैं। ये आपका सही होगा। आगमन विधि में जो है शिक्षक क्या करता है, अनेक विशिष्ट उदाहरण के आधार पर सामान्यीकरण करने का आप कहेंगे प्रयास करता है। और जो निगमन विधि होती है इसमें जस्ट अपोजिट होता है। देखिए आगमन में विधि क्या होता है आपका, उदाहरण सबसे पहले आपको बताए जाते हैं और उसके बाद आपसे उससे संबंधित जो नियम होते हैं वो आते हैं। निगमन में जस्ट अपोजिट होता है, सबसे पहले नियम आते हैं और नियम के बाद आपके जो है वो उदाहरण आते हैं। एग्जाम्पल से भी समझिए, जैसे कि आप मैथ में क्या है, पहले रूल रेगुलेशन बता दिए गए, ये फॉर्मूला होगा, ये नियम होगा, उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं, तो वो आपका निगमन में आ जाएगा। उदाहरण पहले बताए जा रहे हैं, जैसे कि कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और उससे रिलेटेड कोई भूमिका बनाने के लिए कोई उदाहरण बताया जा रहा है, ताकि उस चैप्टर से बच्चे कनेक्ट हो सकें, उसके बाद नियम बताए जा रहे हैं, तो वो आपका आगमन विधि में आ जाएगा। बाकी ऑप्शन में जो प्रश्न में जो पूछा गया था उसके आधार पर आगमन विधि यहाँ पर सही होगा। अगला इनमें से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या सभी? तो शिक्षण कुशलता में तो ये सभी आ जाएंगे, डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 है आपका, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय जो है वो किसने दिया? हल, थॉर्नडाइक, स्किनर या वॉटसन? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। अभिक्रमायोजित अधिगम प्रत्यय का जो सिद्धांत है वो दिया गया था स्किनर के द्वारा, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, स्किनर ने जो है ये दिया था। अगला देखते हैं आपका 25 प्रश्न कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे जो है वो क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या अधिक्षमता? तो बताइए कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे कि इसे हम अधिगम के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में बात हो रही है स्थायी परिवर्तन की। बस से आपको समझ में क्लियर हो गया होगा। 26 प्रश्न है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे,
प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है, उसमें बैठाने के लिए बोलेंगे, या फिर ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब आप देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा है, सीटेट में जब भी इस टाइप से प्रश्न आएँगे, तो आपको क्या करना है, विद्यार्थी ही इसमें सबसे मेन है, और आपका पहला ऑप्शन कह रहा है कि आप इनकार कर देंगे, तो इस ऑप्शन को सीधे काट दीजिए। मतलब आपने अगर प्रश्न भी ना पढ़ा हो, तो इस टाइप के ऑप्शन कभी भी आपको सही नहीं करने हैं। प्रश्न में कह रहा है आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चे हैं, उनको बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप उन्हें इनकार तो बिल्कुल नहीं कर देंगे, इनकार कर देंगे तो फिर आप किस लिए हैं? दूसरा कह रहा है कि प्रधानाध्यापक जो है उनको उन्हें किसी और कक्षा में, मतलब आप उसे बाहर निकाल रहे हैं, ये तरीके का काम आप भी कभी बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन भी डायरेक्ट काट दीजिए। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, बस यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर तक जो है वो पहुँच सकते हैं। 27 प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ये बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। अब बात किसकी हो रही है? बाल मनोविज्ञान की। अब बच्चों को आप अनुशासन में नहीं बांध के रखेंगे, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से कट जाएगा। परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। देखिए, रिजल्ट जो होता है वो कभी भी एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो मेन उद्देश्य होता है। तो परिणाम में उन्नति होती है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, तो आपका ये भी कट जाएगा। फिर ये बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, हो सकता है कुछ हद तक, और ये बच्चों के व्यवहार को समझने में, अब देखिए जो बाल मनोविज्ञान है वो इसलिए होता है कि आप बच्चे के व्यवहार को समझें और उसके अकॉर्डिंग उसे ट्रीट करें, तो उसमें शिक्षक की सहायता करता है। डी वाला आपका ऑप्शन एकदम सही होगा, बाकी सी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा कि बच्चों को आप अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका जो है वो बन जाता है, ये गलत है। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए आवश्यक है। 28 प्रश्न है आपका कि संवेग का कौन-सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, या फिर अभिप्रेरण सिद्धांत? बताइए कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जेम्स लैंग सिद्धांत सही होगा, जिसमें संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित जो है वो होता है। जेम्स लैंग जो है, इन्होंने अपना एक लेख दिया था, उसमें एक तर्क दिया था कि ज्यादातर भावात्मक जो अनुभव होते हैं वो शारीरिक बदलावों के कारण आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, टोटल 30 प्रश्न हमने स्टार्टिंग में कहा था। तो 29 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सी वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित जो है वो नहीं है? निरंतरता का जो सिद्धांत है, ये भी आपका आता है। वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं आता है। समन्वय का सिद्धांत भी आपका आता है, जिसको हम एकीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। कई बार क्या होता है, एक ही नाम दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है। और चौथा वैयक्तिकता का सिद्धांत, ये भी आपका आता है। वंशानुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत आपका आता है। एक विकास क्रम का सिद्धांत होता है। एक समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है। इस सामान्य से विशिष्ट जो प्रतिक्रिया है, उसका एक सिद्धांत होता है। ये सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी एक्सप्लेन करके मैंने इससे पहले वाले जो मॉडल पेपर उनमें बताई भी थी। आंसर इन चारों में कौन-सा सही होगा? आप कहेंगे वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांत में नहीं आता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित आपको करना उचित होगा? अभिप्रेरित मतलब समझ रहे हैं, मोटिवेट करना है आपको बच्चे को, तो कैसे आप करेंगे? चुने गए अध्ययन के द्वारा करेंगे, या फिर प्रासंगिक अध्ययन के द्वारा, या फिर गहन अध्ययन के द्वारा, या फिर सस्वर अधिगम के द्वारा? बताइए कौन-सा सही होगा? तो आप कहेंगे सस्वर अधिगम जो है वो सही होगा। सस्वर का अर्थ होता है अनुवाद, प्रवचन या पठन। तो सस्वर अधिगम का जो है विद्यार्थियों पर पॉजिटिव फ़र्क देखने को मिलता है, तो अभिप्रेरित करना जो है इसी से जो है आप कहेंगे उचित होगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि राष्ट्रवादी कवि
रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो उर्वशी के लिए मिला था। ए ऑप्शन है 1971 में, बी ऑप्शन है 1972, सी ऑप्शन है 1973 और डी ऑप्शन है 1974। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आज के में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।